आपका जो चैनल है बहुत बेस्ट है कि आप एक ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हो। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार नहीं है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो बढ़ी है वो युवाओं की अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। पढ़ा लिखा हुआ युवा जाता है, अपना विधानसभा में जाता है पढ़ा लिखा युवा, तो वो एक अपने सिस्टमेटिक तरीके से सोचेगा, वो अपने पढ़े लिखे हिसाब से देखेगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को महसूस किया, पढ़ा है उसने, उसे नॉलेज है उस चीज़ों का, तो वो उस हिसाब से उन्हें देखेगा। अब किसी अनपढ़ को हम बिठा देंगे तो वो तो अपनी मनमानी करेगा ही ना। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूं आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहां हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं। हम जनता की जो राय है वो आप तक लेकर आते हैं और कैसे हम अपने समाज को जो है प्रगतिशील बना सकते हैं उसके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। तो इसी कड़ी में मेरे साथ जितेंद्र कुमार जो कि जिला प्रचार सचिव हैं, वो यूकेडी से मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका आईपा में। धन्यवाद मैम। सर, मेरा जो आपसे पहला सवाल होगा, एक युवा होने के नाते कहीं ना कहीं एक नई प्रगतिशील राजनीति की जो हम बात करते हैं उसको आप किस तरह से समझते हैं कि समाज में अगर प्रगतिशील राजनीति हमें करनी है तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, समाज में अगर प्रगतिशील हमें राजनीति करनी है तो हमें युवाओं को रोजगार, जो सबसे बड़ा मुद्दा है, रोजगार देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आप लगाइए कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार नहीं है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी जो बढ़ी है वो युवाओं की अभी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। सारे युवा बेरोजगार हैं, किसी के पास जॉब नहीं है, क्वालिफिकेशन सबकी है, बट क्वालिफिकेशन का क्या करना है जब रोजगार नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं इसमें शिक्षा का भी वो हो रहा है कि युवा अब आगे पढ़ना भी नहीं चाह रहा है, क्योंकि उससे जो हमारी जनरेशन है, जो हमसे छोटे हैं, तो वो अब पढ़ना भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि वही है कि जब घर में बड़ा बेटा पूरी क्वालिफिकेशन करके बैठा हुआ है, एजुकेशन उसकी कंप्लीट है और वो बैठा हुआ है, तो छोटा भाई भी सोचता है जब ये पढ़ाई करके बैठा हुआ है तो मैं भी क्यों करूं। तो ये एजुकेशन सिस्टम, हम जैसे आपने बताया, क्या इसमें गड़बड़ है, क्या हमारी व्यवस्था में गड़बड़ है, या हमारी जो बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है, सरकार में कोई कमी है? कमी कहाँ पर आ रही है? जी देखिए, कमी तो सरकार में ही है जहाँ तक है। क्योंकि अगर बेहतर शिक्षा जो है, अगर वो हमें एक गवर्नमेंट स्कूल में ही हमें बेहतर शिक्षा मिल जाए, टीचर्स वहाँ पे अगर सबको बेहतर शिक्षा दे, तो प्राइवेट स्कूल में जाने का कोई मतलब नहीं है। एक आम आदमी भी वहाँ पे पढ़ सकता है, एक आम आदमी का बच्चा जो भी है, एक किसान का बच्चा है, चाहे एक मजदूर का बच्चा है, वो भी पढ़ सकता है। ताकि अगर क्वालिफिकेशन अच्छी होगी तो हम दूसरे स्कूलों की तरफ नहीं जाएंगे, उससे शिक्षा हमारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसकी वजह से सबको बढ़िया शिक्षा मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं लगता है कि कोई गरीब आदमी का बच्चा वो नहीं पढ़ पाता है, इस वजह से कि फीस ज़्यादा है, कहीं कुछ है, गवर्नमेंट स्कूल में आपकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अब लोग प्राइवेट की तरफ इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि वहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, और व्यवस्थाएं हैं तो पैसा है। अब उससे क्या प्रभाव पड़ता है कि जैसे आदमी अभी 10,000 रुपये में अपना कर रहा है, अब उसको अपनी फैमिली भी देखनी है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना है, वो भी सोचता है कि मेरे बच्चे बेहतर स्कूल में पढ़े ताकि एक बेहतर शिक्षा उन्हें मिले। तो वो भी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूलों को छोड़ करके आपका प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। तो इससे तो यही है ना कि हमें गवर्नमेंट स्कूल में जो टीचर्स हैं उनको बेफजूल की सैलरी देनी पड़ रही है। वो सैलरी का भी तो हम लोगों से ही करता है, कहीं टैक्स करता है, कहीं कुछ करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, नुकसान हम ही को है कहीं ना कहीं। तो इसलिए अगर जो शिक्षा है, शिक्षा को अगर हम ऊपरी तौर पे सही कर दें, गवर्नमेंट स्कूल में ही बेहतर शिक्षा दे, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत अच्छा असर होगा। जी, जैसा कि आपने अभी कहा कि सरकारी स्कूल में जो है व्यवस्थाएं सही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सरकार है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। जैसे कि आप देखते हैं सरकारी स्कूल्स में जितनी टीचर्स की सैलरी होती है प्राइवेट स्कूल से कहीं ज़्यादा है, और कहीं ना कहीं हर तरह से चीज़ें जो हैं सरकार मुहैया करा के देती है। लेकिन कमी जो है, आप कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था सरकारी स्कूल में जो है व्यवस्थाएँ चरमरा गई हैं, तो उसका आप कारण जो है किस चीज़ को मानते हैं? कारण देखिए, कारण तो उसका सरकारी है जो सही से मतलब मैनेज नहीं कर पाती है। अगर गवर्नमेंट ऊपर से अगर कोई ऑर्डर आता है और वो किसी चीज़ को मैनेज करता है, अगर जैसे मैं अपने घर की बात करूं, अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ऊपर से मैनेज कर रहे हैं तो मैं ऑब्वियसली डगमगाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं अपने मकसद पे एकदम सही रहूंगा। मुझे पता है कि मुझे किस चीज़ के लिए फोकस करना है, तो कहीं ना कहीं मैं सुधरूंगा। तो अब गवर्नमेंट ने सबको ढिलाई दे रखी है, चाहे वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, क्योंकि ऊपर से किसी को ऑर्डर आता नहीं है, कोई ऊपर से कोई दबाव है नहीं। तो देखो, हर कोई अपनी मनमानी करेगा,
अगर हम पे कोई प्रेशर नहीं होगा तो हम भी अपनी मनमानी कहीं करेंगे। ना कहीं सिस्टमैटिक तरह से अगर व्यवस्थाएं चलें तो तभी बदलाव जो है हमारी समाज को मिल पाएगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ राजनीति की, अगर हम जैसे युवा जो है राजनीति की ओर बढ़ते हैं या युवा जो है पढ़ा लिखा युवा जो है राजनीति में आता है, तो आपको क्या लगता है राजनीति में किस प्रकार से बदलाव होते हैं? क्या एक्चुअल में पढ़े लिखे युवा के आने के बाद राजनीति में प्रगतिशीलता आ सकती है? जी बिल्कुल आ सकती है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं विधानसभा में उन लोगों को भेजते हैं जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता है। कई लोग ऐसे हैं जो अभी भाजपा कांग्रेस जो भी है राष्ट्रीय पार्टियां, इनका क्या है कि कई लोगों को ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं है और खाली एक नाम है मोदी के नाम पे जीत जाते हैं, कोई कांग्रेस के नाम पे जीत आता है। तो उससे क्या हो रहा है कि पढ़ा लिखा युवा, या अगर पढ़ा लिखा युवा जाता है अपना विधानसभा में जाता है पढ़ा लिखा युवा, तो वो एक अपने सिस्टमेटिक तरीके से सोचेगा, वो अपने पढ़े लिखे हिसाब से देखेगा, क्योंकि उसने उस चीज़ को महसूस किया है, पढ़ा है उसने, उसे नॉलेज है उस चीज़ों का, तो वो उस हिसाब से उन्हें देखेगा। अब किसी अनपढ़ को हम बिठा देंगे तो वो तो अपनी मनमानी करेगा ही ना। जी जी। एक जो सवाल है मेरे मन में लगातार बना रहता है और हम ये देखते भी हैं अपने आम जन जीवन में कि लोग जो हैं प्रत्याशी को ना देखकर पार्टी को देखकर वोट डालते हैं। आप इसको कितना सही मानते हैं? क्या ये जो हो रहा है वो सही हो रहा है? जी नहीं, ये बहुत गलत है। क्योंकि आपको किसी को वोट करना है तो आप प्रत्याशी को देख के वोट कीजिए, आप किसी पार्टी के हित में ना करिए या किसी पार्टी को देख के मत कीजिए। उससे क्या है कि पार्टी हित में आप वोट तो दे दोगे पर प्रत्याशी तो सही चुनो। जो प्रत्याशी उस लायक है ही नहीं, आप उसे वोट देते हो। एक कहीं ना कहीं एक पढ़ा लिखा युवा जाएगा तो उससे बेटर होगा। किसी की क्वालिफिकेशन देखो, उसकी क्षमता देखो, कितना कर सकता है। आप ऐसे बंदे को दे रहे हो जिसको पता ही नहीं है। ऐसे बंदे को वोट देना बहुत गलत है, जिसे मैं मानता हूँ। और जहाँ तक रही राष्ट्रीय पार्टियों की बात, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टियां अपना, हमारे जो उत्तराखंड में है, मैं उत्तराखंड की बात करता हूँ, तो उत्तराखंड में जो है कि राष्ट्रीय पार्टियां कभी हित में सोच ही नहीं सकती है। क्योंकि आप लगाइए दिल्ली में केजरीवाल है तो वहाँ पे ऑब्वियसली क्षेत्रीय है, वो भी आपका बंगाल में है, कई जगह ऐसे हैं जहाँ क्षेत्रीय पार्टी ही है। मैं सेंटर के लिए गलत नहीं कहता हूँ, सेंटर से मोदी जी सही हैं, पर हमारे जो क्षेत्र में है, क्षेत्र के बारे में वही सोचेगा जो क्षेत्रीय होगा, क्योंकि कहीं बाहर का आदमी हमारे क्षेत्र के बारे में नहीं सोच सकता है। अगर मैं ये पूछूं कि उत्तराखंड में जो 3 मुख्यमंत्री बदले गए हैं उसको किस तरह से आप देखते हैं कि क्या 3 मुख्यमंत्री बदले जाना सरकार किस तरह की सरकार की तरफ, विकास की सरकार की तरफ इशारा करता है? विकास की तरफ तो नहीं है मैडम, देखिए, क्योंकि 3 मुख्यमंत्री बदल गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे वो कोई एमएलए हो, किसी के पास ये जवाब नहीं है कि 3 मुख्यमंत्री क्यों बदले गए। या तो पहला गलत था तब बदला गया, जब वो गलत था तो उसे क्यों बनाया गया। दूसरा बदला गया तो वो गलत था, तो दूसरा जब गलत था तो उसे बनाया क्यों गया था। अब तीसरा बना दिया गया है, तो तीसरा क्यों बनाया जब ये 2 गलत थे। इसमें कहीं ना कहीं ये है। अब देखिए, उससे भी हम आम नागरिक जो हैं, हमारी जो आम जनता है, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये राजनेता हैं हमारे, जो मुख्यमंत्री हैं, इनके जो पैसे हैं, क्योंकि इन्हें वेल फैसिलिटी मिलती है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, घर फ्री है, तो कहीं ना कहीं इनका जो पैसा है वो भी हमारी जेब से जाता है, क्योंकि कोई अपनी जेब से तो देता नहीं है। तो कहीं ना कहीं जनता के ही जेब से कहीं महंगाई बढ़ा दी, कहीं कुछ कर दिया, तो वहीं हाँ, तो कहीं महंगाई बढ़ाई, कहीं पेट्रोल बढ़ाया, कुछ भी करा, तो देखिए वो जनता की जेब से जाएगा, क्योंकि वो पैसा तो हमारी जेब से ही आ रहा है ना, कोई तो देगा नहीं। ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री बोलेगा मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री अपनी जेब से भी नहीं दे सकता है, वो भी हमारी जेब का ही है। अगर कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरे को अगर सहयोग कर रही है तो उसका मतलब यही है कि वो हमसे निकाला हुआ है और उन्हें दे रहे हैं। क्योंकि जनता से अगर आप देखो, किसी आदमी के बैंक से 100 रुपये कटते हैं तो वो आवाज़ उठाता है। अगर आप किसी का 1 रुपये काटो, 2 रुपये काटो, कोई नहीं बोलेगा। उससे क्या है कि आदमी सोचता है यार 1-2 रुपये कटा, पर अगर हम इसी चीज़ को नोट करें कि 1-2 रुपये कटा है तो वो गया कहाँ है। क्योंकि लाखों की जनसंख्या, करोड़ों की जनसंख्या है हमारी, और उत्तराखंड में भी काफ़ी जनसंख्या है। अगर उत्तराखंड की बात करूं तो इतने उत्तराखंडियों के पैसे अगर दिन के अगर किसी के 1 रुपये कटता है तो आप लगा लीजिए जनसंख्या के आधार पर इतने अकाउंट्स हैं, अगर 1 रुपये कट गया तो कितना पैसा हो गया है। वो पैसा कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं वो पैसा तो जा ही रहा है ना, और कट तो हमारी जेब से रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तो जा ही रहा है। तो इसके लिए बहुत सारी बातें हैं जो कि जनता को समझाना भी चाहिए। जनता समझती तो है नहीं। आजकल देखिए चुनावी दौर चल रहा है, सारे बीजेपी कांग्रेस इनके चक्रों में लगे पड़े हैं। देखिए राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनके पास व्यवस्थाएं हैं। मैं क्षेत्रीय पार्टी के साथ इसलिए हूँ क्योंकि क्षेत्रीय विचारधारा है।
देखिए, क्षेत्र का विकास करना बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्र का विकास करेगी, तब जाके देखिए उत्तराखंड में अब आप लगाइए बाहर के जो लोग हैं इनका यहाँ पे सबसे ज़्यादा आना जाना है। हमें आना जाना बैन नहीं करना है, पर ये है कि यहाँ पे जॉब के लिए अभी रेलवे का काम चल रहा है, मेट्रो का काम चल रहा है, तो इनमें सारे भर के हैं, कोई उत्तराखंड का नहीं है इनमें। अगर उत्तराखंड में पढ़े लिखे नहीं है क्या, उत्तराखंड में हर कोई एजुकेटेड, सब ने पढ़ा है, तो क्यों उन्हें जॉब पे नहीं रखा जा रहा है? आदमी जॉब नहीं मिल पा रही है उन्हें एक रोजगार अगर आप दे, तो आपने रेलवे का काम स्टार्ट करा, आप उसमें अगर 70% भी अगर आप उत्तराखंडियों को जॉब देते तो भी कहीं ना कहीं अपना जो रोजगार का मुद्दा था वो कम होता। तो अब रोजगार नहीं मिलेगा तो युवा बाहर जाएगा, पलायन बढ़ेगा, उससे कई ऐसे नुकसान है जो उत्तराखंड को होंगे। और आज तो आदमी सोचता है कि बहुत कम है। अब देखो, हम भी खुद बाहर रहते हैं, हम भी इसीलिए है कि अगर हमें वहाँ पे बेटर मिलता तो हम बेटर रहते। हम भी खुद घर से बाहर हैं कमाने के लिए, हमें लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, गांव में आदमी 200-300 रुपए कमा के क्या कर लेगा। तो उससे क्या होता है कि अब देखिए, अगर मुझे गाँव में ही अपने 200-300 रुपए 400-500 रुपए कमा करके अगर मेरे को वहीं सब कुछ मिले, रोजगार मिले, बेहतर शिक्षा मिल जाए, मेरे को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिले, तो कोई भी मेरे को नहीं लगता कि बाहर आएगा। कहीं ना कहीं पलायन बहुत बड़ी बात है कि रुक जाएगा। उत्तराखंड से सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है इस वक्त। जी, अगर बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बातचीत करके। जो ये बातें हैं, टैक्स की बात हो, पलायन की बात हो, रोज़गार की बात हो, महिलाओं की बात हो, आप और मैं, हम जैसे पढ़े लिखे युवा ही इस बात को समझ सकते हैं। राजनीति की भी बात हो, चाहे आम जनजीवन की बात हो। वहीं अगर मैं अपनी मुहिम के बारे में आपसे बातचीत करूं, जिसके तहत मैंने आज आपसे बात की, तो आइपा की मुहिम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे प्रगतिशील राजनीति के लिए? और अगर आप अपने कोई सुझाव हमें देना चाहेंगे हमारी जनता को, तो क्या होंगे? जी, आइपा को तो सुझाव तो कुछ भी नहीं है मेरा। आपका जो चैनल है बहुत बेस्ट है कि आप एक ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हो, और बहुत बेस्ट है कि आप ये नहीं देखते हो कि ये कौन है, किसकी हमें रिपोर्टिंग करनी है। आप हर जगह, मैंने आपको कई बार देखा है, मैंने आपकी वीडियोस वगैरह देखी हैं, आपके चैनल को मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है कि आप ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करते हो, ताकि हर बात आप किसी न किसी जरिए से आप किसी न किसी सच्चाई को सामने लाते हो। एक ग्राउंड लेवल की जो सच्चाइयाँ होती हैं उन्हें आप लाते हो। उसके लिए आपका चैनल के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका चैनल का, कि आपने हमारा टाइम दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो यहाँ पर जितेंद्र जी कहते हैं कि जनता को जो है मूर्ख बनना बंद होना पड़ेगा, और अपनी जो चीज़ें हैं, अपना विकास जो है खुद ही ढूंढना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नोट करनी होगी कि रोज़ जो हमारी जेबों से टैक्स कटता है वो कहाँ जाता है। इस तरह के क्वेश्चंस कि अगर हम पहाड़ों पर अगर हमें सब चीज़ें प्रोवाइड हो जाए तो पलायन किस तरह से रुक सकता है, आखिर पलायन हो क्यों रहा है, क्या उसके कारण है। अगर छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे सवाल हैं, हम उन्हीं का उत्तर अपने मन में सोचना शुरू कर दें तो काफ़ी हद तक जो है उत्तराखंड में विकास हो सकता है। अगर आपको आइपा की जो मुहिम है वो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।